अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द नेकलेस, यानी फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर में जो आज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द नेकलेस। और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि तवील चैप्टर है, एक लॉन्ग चैप्टर है। तो हाफ़ चैप्टर जो है वो फर्स्ट लेक्चर में होगा और हाफ़ चैप्टर जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर इसके डिस्कशन में आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर बेसिकली है क्या, पार्ट 1 बेसिकली इसका। देखिए, ये नाम से ज़ाहिर है कि द नेकलेस से मुराद एक कहानी है, बेसिकली एक हार की कहानी है, एक डायमंड नेकलेस की कहानी है। और इस कहानी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो ये पार्ट 1 की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आज हम। और इसके अलावा सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स, यानी कि जो चैप्टर है हमारा द नेकलेस, जो कि डायमंड नेकलेस की एक कहानी है। और इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से, तो लिखा हुआ है द मेन कैरेक्टर्स इन द नेकलेस आर मेथाइल लोइजल, मैंसर लोइजल एंड मदाम फ्रॉस्टियर या फॉरेस्टियर। तो 3 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर बेसिकली। एक है मेथाइल के नाम से, मेथाइल लोइजल, और एक मैंसर लोइजल। देखिए नाम से ही जाहिर है, यहाँ भी लोइजल है, यहाँ भी लोइजल। इसका मतलब है मैंसर लोइजल जो है, अब मॉन्सर लोइजल जो है बेसिकली वो हस्बैंड है किसके, मेथाइल लोइजल के। ठीक है। और एक और करेक्टर है इसके अंदर, फीमेल करेक्टर, इसका नाम है मदाम फॉरेस्टर। ये भी एक अहम करेक्टर, तो इनके बारे में आपको इंडिविजुअल बताते हैं कि मेथाइल कौन है, मॉन्सर लोइजल कौन है और मदाम फॉरेस्टर कौन है। सही है। तो पहला करेक्टर कौन सा है, मेथाइल लोइजल का। तो ये कहानी बेसिकली असल में किसकी है, ये मेथाइल लोइजल जो कि एक लड़की है, एक औरत है, ठीक है ना, और जो कि हस्बैंड जो कि वाइफ है किसकी, मिस्टर लोइजल की। तो कह रहे हैं मेथाइल लोइजल के बारे में कहा जाता है कि ये बंदी कैसी है, ड्रीम्स ऑफ बीइंग रिच, एक गरीब औरत है लेकिन इसके ख्वाब कौन से हैं, अमीरों वाले हैं। एंड इज सेल्फ कॉन्शियस, और बड़ी कैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप में रहने वाली इंसान है, अबाउट हर मिडिल क्लास स्टेटस। लेकिन जाहिर सी बात है ख्वाब तो इसके अमीरों वाले हैं, लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करती है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास स्टेटस से बिलोंग करती है, गरीब तबके से बिलोंग करती है। मतलब कोई इतना कोई हाई फाई नहीं है, बस मिडिल क्लास लोग हैं, एक एवरेज कह लें फैमिली से बिलोंग करती है। शी बोरोज मदाम फ्रॉस्टर्स नेकलेस। कहानी बेसिकली क्या है कि किसी वजह से, वो वजह भी आपको चल के बताएंगे आगे। तो जो मेथाइल्ड है यानी कि मिस्टर लोइजल की जो वाइफ है जो कि बड़े अमीरों वाले ख्वाब देखती है, तो वो एक दिन क्या करती है, मैम फ्रॉस्टर से उनका नेकलेस जो है वो उधार लेती है टू वेयर टू अ बॉल पार्टी। यानी एक बॉल पार्टी में जाना होता है उसको, एक अमीरों वाली पार्टी में जाना होता है। तो आप नॉर्मल देखा होगा आपने कि इंसान जो है ना वो अपने हाल में खुश नहीं रहता, और उसको जो है ना ज़रूरत होती है कि है ना हम भले शो ऑफ करें, भले झूठ मूठ का ही सही, लेकिन हम किसी से मांग के ही सही, हम जो है ना अपने आप को थोड़ा सुपीरियर शो करें। तो इनकी भी ये आदत थी मेथाइल की। तो इसने अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के लिए अपनी जो एक अमीर दोस्त थी मदाम फॉरेस्टर जो थी, उनका नेकलेस उधार लिया था इसने एक बॉल पार्टी में जाने के लिए, बट लूजेज इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो हार जो था, जो डायमंड नेकलेस था बेसिकली, वो इससे गुम हो जाता है। देन स्पेंड्स द नेक्स्ट डिकेड वर्किंग टू पे ऑफ द रिप्लेसमेंट। और फिर क्या होता है, वो नेकलेस जो डायमंड नेकलेस था उसको वापस करने के लिए, मतलब वो तो गुम हो गया। अब उसकी जो भी कह लें कि आप उसके बदले में दूसरा नेकलेस ख़रीदा, फिर वो पैसे जमा करना, फिर वो उधार लेना, न जाने क्या क्या करा इसने। तो वो कहते हैं नेक्स्ट डिकेड, यानी अगले 10 सालों तक ये मेहनत करते रहे, मुशक्क़त करते रहे कि वो पैसा वापस लौटा सके, यानी रिप्लेसमेंट कर सके। अच्छा, अब सवाल ये सर, ये नेकलेस तो क्या मतलब कि डायमंड नेकलेस था? नहीं, असल में ये नेकलेस डायमंड नेकलेस नहीं था, लेकिन मैम फ्रॉस्टर जो कह लें कि मेथाइल जो थी वो समझी ये थी, यानी उसने मिसटुक किया कि शायद ये जो नेकलेस है ये कह लें डायमंड का है, क्योंकि वो लगता ऐसा था कि डायमंड का है, लेकिन असल में वो एक आर्टिफिशियल, एक फेक किस्म का जो है ना नेकलेस था। लेकिन जाहिर सी बात है इसने ये समझ के लिया था कि जो डायमंड नेकलेस है और मैं बड़ी सुपीरियर लगूंगी पहन के, और फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये गुम हो गया वो। तो इन्होंने मैम फ्रॉस्टर को बताया नहीं, और फिर कहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे करके उधार ले के, इधर से बैंक लोन, ये लोन वो लोन सारे लेकर इसने जो है ना वैसा एक हार ख़रीदा मार्केट से, ओरिजिनल डायमंड का, और वो ले जाकर जो है ना वो मैम फ्रॉस्टियर को जाके इसने दे दिया था। तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है क्राइसिस में आ गए थे। तो लिखा हुआ यहाँ पे कि
देन स्पेंड द नेक्स्ट डिकेड वर्किंग टू पे ऑफ द रिप्लेसमेंट, यानी कि उसकी भरपाई करते करते इनको 10 साल का अरसा लगा। सेक्रीफाइसिंग हर ब्यूटी एंड यूथ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपनी जवानी बर्बाद कर ली, अपनी खूबसूरती बर्बाद कर ली, क्योंकि मैम लॉयज़ल जो थी ये बड़ी खूबसूरत थी, यानी मैथाइल जो थी, जो मिस्टर लॉयज़ल की जो वाइफ थी, ये बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी मतलब कहते हैं ना आउट क्लास की बंदी थी। और लेकिन वो ये ना कि इसको अपने हाल पे, जिस हाल में अल्लाह ताला ने इसको रखा हुआ था, इसको उसमें सुकून नहीं था। तो इसको जो है ना कह लें कि ज़्यादा ओवर कॉन्शियसनेस थी कि ये जो है ना कुछ ज़्यादा दुनिया को सामने जो है ना वो शो ऑफ करे और दुनिया को जो है ना अपना एक झूठा चेहरा दिखाए कि मैं बहुत अमीर हूँ, ये सब ड्रामेबाजी। अच्छा, इसके अलावा मॉइंसर लूजल बेसिकली क्या है, लॉयज़ल क्या है, इज़ मेथाइल हस्बैंड है इसका मेथाइल का, एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क, और बेचारा एक आम सा क्लर्क है। फिर लिखा हुआ ही प्रोक्योर्स द इन्विटेशन टू द बॉल। अब कहानी बेसिकली शुरू कहाँ से होती है कि जो मेथाइल का हस्बैंड है यानी मिस्टर लॉयज़ल जो हैं, ये एक गवर्नमेंट क्लर्क हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब करते हैं ये। इनको वहाँ से एक इनविटेशन मिलता है एक बॉल पार्टी के लिए, जो कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होते हैं उनके यहाँ एक बड़ी सी पार्टी होती है, वहाँ का इनविटेशन मिलता है। तो ये अपने घर लेकर आते हैं। तो लिखा हुआ इनविटेशन टू द बॉल फॉर मेथाइल एंड हेल्प्स टू वर्क ऑफ द डेब्ट्स फॉर द नेकलेस। अब सीन क्या है, कह रहे हैं ही प्रोक्योर्स द इनविटेशन टू द बॉल फॉर द मेथाइल्ड एंड हेल्प्स टू वर्क ऑफ द डेब्ट्स फॉर द नेकलेस। अब ये लॉयज़ल बेसिकली क्या है, कहानी इसी की वजह से स्टार्ट हुई है असल में, कि जब इसको क्लैरिकल स्टाफ को जो है ना इनको एक इनविटेशन मिलता है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ आना है, और कुछ लोगों को मिलता है, वो सबको नहीं मिलता। तो ये इनविटेशन लेके बॉल पार्टी का अपने घर चला जाता है मेथाइल के पास और अपनी वाइफ को बताता है कि भाई हमें चलना है, पार्टी में चलना है, बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, सही ना। अच्छा, और लॉयज़ल ही वो बंदा है कि जब वो पार्टी में ले आता तो ये मैम लॉयज़ल जो थी, जो मिसिस लॉयज़ल थी, सही ना, ये एक हार लेके आ गई थी मैम फ्रॉस्टियर से, और फिर जो है ना वो हार गुम हो गया था उस पार्टी के अंदर। तो फिर इसी अपनी वाइफ की वजह से इसको वो सारे डेब्ट्स जो थे, वो जो सारे उधार जो थे, वो कई सालों तक चुकाने पड़े थे मिस्टर लॉयज़ल को, सही है। ये तो सिर्फ करेक्टर बता रहे, भी कहानी आगे आपको समझ में आ जाएगी। और फिर मैडम फॉरेस्टर्स कौन है, इज़ मेथाइल्स वेल्दी फ्रेंड, यानी कि मेथाइल की बड़ी अमीर दोस्त हैं जिनका नाम है मदाम फॉरेस्टर। और फिर लिखा हुआ शी लैंड्स मेथाइल, और ये वो बंदी थी जिसने मेथाइल को अपना नेकलेस जो था वो क्या किया था, उधार दिया था, एंड लेटर पिटिंगली रिवील्स दैट इट वाज अ फेक। और फिर जब आखिर में एट द एंड मैम फॉरेस्टर्स को पता चला था कि है ना मेथाइल जो है वो इस हार के लिए रिप्लेसमेंट उसने किस तरह से करी, उधार लेके हज़ारों रुपए जो इसने यहाँ वहाँ से उधार लिए और फिर वो असली नेकलेस ख़रीद के दिया। तो फिर कहा यह जा रहा है कि कई सालों के बाद जब ये मैम फ्रॉस्टेड जो थी मेथाइल से मिली और मेथाइल ने बताया कि भाई हमने आपको वो हार दिया था और वो हमसे गुम हो गया था और हमने आपको दूसरा रिप्लेस करके दिया था, और वो करते 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 आज हम इतने गरीब हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, सही है ना, और हमने आपको ये आखिरकार वो लौटा दिया था उसी टाइम उधार ले ला के कैसे भी करके। तो मैम फ्रॉस्टियर ने एकदम सर पकड़ लिया था कि बेवकूफ़ इंसान, वो कोई रियल थोड़ी था। यानी समझाने का मकसद ये है कि ये जो चैप्टर है ना बेसिकली ये एक बड़ा कह लें कि एक बड़ा सबक वाला चैप्टर है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बड़ा इसके अंदर एक बड़ा अहम मोरल ऑफ द लेसन बड़ा अहम है कि इंसान जिस हाल में है, जैसा है, उसी में उसको गुजारा करना चाहिए, उसी में उसको रहना चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। दूसरों से मांग कर जो है ना वो कभी भी पूरा नहीं होता इंसान का। और एक तो मैसेज ये मिल गया किसी से मांगना नहीं चाहिए बिला वजह, और दूसरा मैसेज क्या मिला है कि जब आप किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं और इनकेस वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, गिर जाती है, गुम हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, अगर आप उस इंसान को जाकर बता दें कि भाई ऐसा हो गया मेरे से, यह हादसा हो गया, टूट गया या गायब हो गया, गुम हो गया, तो हो सकता है सामने वाला आपको ऐसे ही माफ़ कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जो है ना आपको कहे कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, गिर गया, तुम थोड़ा थोड़ा करके इसको वापस कर देना। या हो सकता है कि जैसे ये जो मैम लॉयज़ल थी, जो मिसिस लॉयज़ल थी, जो मिस्टर लॉयज़ल की वाइफ थी मेथाइल जो थी, बेसिकली अगर वो भी मैडम फॉरेस्टर को उसी टाइम बता देती कि भाई आपने जो हार दिया था वो गुम हो गया है, सही है ना, तो हो सकता है कि मैडम फॉरेस्टर उसको उसी टाइम बता दें कि चलो कोई बात नहीं, गुम हो गया तो हो गया, वो कोई असली डायमंड थोड़ी था, वो तो ऐसे ही 400-500 रुपये वाला सेट था, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी दूसरी गलती क्या है
कि गलती करने के बाद, वो हार गुम करने के बाद इसने उसे बताया नहीं। अगर ये बता देती तो शायद इसकी ज़िंदगी के 10 साल जो कर्ज चुकाने में चला गया वो शायद ज़ाया होने से बच जाता। ठीक है, कहानी का स्टार्ट करते हैं, किस तरह से स्टार्ट होती है। देखें जी, पहले तो आपको बताते हैं कि ये जो मिसिस लॉयजल है, मिसिस लॉयजल भी कह सकते हैं आपको, आप इसको मैथाइल्ड भी कह सकते हैं। इसका असल नाम था मैथाइल्ड, इसके हस्बैंड का नाम था लॉयजल, इसी वजह से इसको मिसिस लॉयजल भी कहा जा सकता है या मैथाइल्ड कह लें। ठीक है जी, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा हम आपको मैम लॉयजल या मिसिस लॉयजल के बारे में बताते हैं, जो कि मिस्टर लॉयजल की वाइफ हैं। ठीक है ना, कह रहे हैं शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल्स, यानी कह रहे हैं कि मिसिस लॉयजल की कहानी या मिसिस लॉयजल की जो वैल्यू है एक ऐसी खूबसूरत, एक ऐसी चार्मिंग लड़की के बारे में है जो कि पैदा हुई कैसे, एज इफ़ बाय एन एरर ऑफ फेट, यानी कहा जाता है कि ये उन बदनसीबों में से थी जो नसीब की मारी थी। यानी पर्सनैलिटीज़ की बड़ी अमीरों वाली थी, बड़ी चार्मिंग थी, बड़ी प्रिटी थी है, लेकिन एज इफ़ बाय एन एरर ऑफ फेट, यानी कि जिस माशरे में या जिस घर में ये पैदा हुई वो क्या था, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी गरीबों के क्लर्क्स टाइप की फैमिली के अंदर ये पैदा हुई। शी हैड नो डोवरी, कोई इसके पास है ना कोई डोवरी नहीं थी, कोई फर्नीचर, कोई बहुत आला कोई घर, कोई इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं था। नो एक्सपेक्टेशंस, और जाहिर सी बात है ज़िंदगी में कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, जाहिर सी बात है गरीब ख़ानदान में पैदा हुई थी तो इसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं अमीर बनूंगी, मैं नोन बनूंगी, ऐसा होगा, सही है ना। अंडरस्टूड, लव्ड और वेडेड बाय अ मैन ऑफ वेल्थ, और ना इसको कोई ऐसा मामला था कि ये अपने आप को समझती या लव्ड के चक्कर में पड़ती या किसी ऐसे बंदे से वेडिंग करती जो कि बहुत वेल्दी होता या डिस्टिंक्शन होता, बड़ा नामवर होता, क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब घराने की बंदी थी तो इसके कोई है ना इसको मतलब ये रियलिटी इसको नज़र आती थी कि मेरी रियलिटी यही है कि ना हमारे पास कुछ खाने को अच्छा है, ना पहनने को अच्छा है, ना हम कोई नोन है, सही है ना हमसे कोई मोहब्बत करेगा, ना हम किसी अमीर आदमी से शादी कर सकते हैं, मतलब इस तरह के इसके सोच थी पहले से। सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसको पता था कि मैं तो हुई गरीब घराने की, मुझसे कौन सा कोई शहनशाह, कोई बादशाह, कोई प्रिंस शादी करने आएगा, तो ये आमादा हो गई थी एक आम से माइनर ऑफिशियल एक क्लर्क के साथ शादी करने के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क था इसका शौहर जो मिस्टर लॉयजल था। ठीक है ना। She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. जाहिर सी बात है ये ड्रेसिंग कैसे करती थी, प्लेन, सादा से, बेकार से, पुराने से कपड़े पहन के रहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि जाहिर सी बात है घरेलू हालात ऐसे नहीं थे कि ये कुछ बेहतर अफोर्ड कर सकती। बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ़ शी हैड वंस बीन वेल्दी, लेकिन ये ज़िंदगी से शिकवा ऐसा करती थी जैसे शायद ये पहले बड़ी कोई प्रिंसेस थी, कोई बहुत अमीर थी और अब ये गरीब हो गई है। मतलब हमेशा इसका जो है ना एक तरह से मुँह ही बना रहता था। भाई जाहिर सी बात है आप देखें ना कि इंसान अनहैप्पी तो तब हो ना जब वो पहले बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार के आया हो, बड़ी वेल्दी लाइफ गुजार के आया हो। तो राइटर भी यही लिख रहा है, कह रहे हैं इसके ड्रेसिंग बिल्कुल प्लेन होती थी, बिल्कुल बेकार सी, पुरानी, बोसीदा सी, सही है ना, क्योंकि इसने कभी जाहिर सी बात है अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कुछ बेहतर। बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड वंस बीन वेल्दी, लेकिन ये नाखुश ऐसा रहती थी जैसे कि शायद ये पहले कभी बहुत बड़ी प्रिंसेस थी, कोई शहनशाह की बेटी थी और अब गरीब हो गई है। बहरहाल तो फिर विमेन के बारे में कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं विमेन डोंट बिलोंग टू अ कास्ट और क्लास, यानी ख़वातीन के बारे में एक बात लिखी जा रही है कि किसी भी खातून को या किसी भी ख़वातीन को कह रहे हैं विमेन डोंट बिलोंग टू अ कास्ट और क्लास, यानी कभी भी आप किसी भी औरत को जज करने के लिए उसकी कास्ट और क्लास को नहीं देखते। देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड नेचुरल चार्म टेक द प्लेस ऑफ बर्थ एंड फैमिली, बल्कि नॉर्मली हमारे माशरे में ये होता है कि देयर ब्यूटी, इंसान की खूबसूरती, उसका ग्रेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचुरल चार्म देख के हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये कोई बहुत जो है ना शो ऑफ करने वाली बंदी है तो हम कहते हैं यार ये वाकई में किसी है ना अमीर फैमिली की बंदी है, किसी अमीर कबीर ख़ानदान के रहने वाली है, सही ना। फिर लिखा हुआ है नेचुरल डेलिकेसी, डेलिकेसी से मुराद जो नेचुरल ग्रेस होता है इंसान के अंदर, इंस्टिंक्टिव यानी जो इनहेरिटेड मिलता है, एलिगेंस से मुराद जो आपका स्टाइल होता है, एंड अ क्विक विट जो आपकी अक्ल होती है,
डिटरमाइन देयर प्लेस इन सोसाइटी। और मुआशरा हमारा कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली कि नेचुरल ग्रेस हो, इनहेरिट एलिगेंस हो आपके अंदर, और आपका स्टाइल हो, क्विक विट हो, आप बड़े अक्लमंद किस्म के इंसान हो, तो उससे आपके मुआशरे के अंदर आपकी जो है ना प्लेस को जज किया जाता है कि आप किस लेवल के बंदे हैं या बंदी हैं। एंड मेक द डॉटर्स ऑफ कॉमनर्स द इक्वल्स ऑफ द वेरी फाइनेस्ट लेडीज़। और अगर आपके अंदर कह लें कि डेलिकेसी, यानी कि अगर आप में ग्रेस पाया जा रहा है, भले उधार का ही सही, सही ना, इंस्टिंक्टिव एलिगेंस, आप में स्टाइल पाया जा रहा है, भले उधार का ही सही, एंड अ क्विक विट, और अगर आप थोड़े से ज़हीन हैं, और अगर आप में थोड़ा सा जो है ना वो शो ऑफ करने का अंदाज़ हैगा, और भले आप उधार की चीज़ें पहन के आएँ, तो कह रहे हैं मेक द डॉटर्स ऑफ कॉमनर्स, तो आम लोगों की बेटियां भी जो हैं वो किसके बराबर लगने लग जाती हैं, फाइनेस्ट लेडीज़ के, जो बड़ी अमीर कबीर ख़वातीन होती हैं उनकी इक्वल लगने लग जाती हैं, सही ना। तो ये एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, हल्का सा उन्होंने राइटर ने अपनी थोड़ी सोच बयान की है। अब ये जो मिसिज़ लॉयज़ल थी, जिनका नाम जो है कह लें कि जो लेडी जो मिसिज़ लॉयज़ल हैं, जिनका नाम मैथाइल्ड है असल में, और मिस्टर लॉयज़ल की वाइफ हैं, कह रहे हैं शी सफ़र्ड एंडलेसली, यानी कि ये बेचारी कहते हैं ना गरीबी की, गुर्बत की मारी हुई तबाहकुन गरीबी थी इसके अंदर ना। कह रहे फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि शी सफ़र्ड एंडलेसली, वैसे तो देखा जाए तो ये बड़े बुरे हालात में थी। फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड, इसका दिल ये चाहता था कि काश इसका कोई ऐसा टाइटल बन जाए, कोई ऐसा इसका नाम बन जाए, टू ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाए। शी सफ़र्ड बिकॉज ऑफ द पुअरनेस, अब जाहिर सी बात है किस में सफ़र्ड कर रही है, किस में मुब्तला है, गुर्बत में। ऑफ हर हाउस एज शी लुक्ड एट द डर्टी वॉल्स, जाहिर सी बात है घर इसका कैसा है, पुराना सा, खचाड़ा सा, गंदी गंदी दीवारें हैं, सही है, द वॉर्न आउट चेयर्स, खचाड़ा सी चेयर है, एंड द अगली कर्टेन्स, और मैले से पर्दे लगे हुए हैं, सही है ना। ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस। अच्छा, मज़े की बात यह, जिन बातों को मिसिज़ लॉयज़ल नोटिस करती हैं कि गंदा घर है उनका, गरीब सा घर है, पुअर्टी है, डर्टी वॉल्स हैं, ख़राब सी चेयर है, गंदे से पर्दे हैं, कह रहे नॉर्मली होता क्या है, जिस क्लास से मिसिज़ लॉयज़ल बिलोंग करती हैं, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास से जो बिलोंग करती हैं, तो कह रहे हैं इस किस्म के क्लास की ख़वातीन जो हैं वो शायद ये बातें नोटिस नहीं करती। और फिर लिखा हुआ डिस्ट्रेस्ड हर एंड मेड हर एंग्री, और ना वो ख़वातीन जो है ना अपने आप को डिस्ट्रेस करती हैं और ना वो गुस्सा दिलाती हैं। लेकिन जो मिसिज़ लॉयज़ल थी, जो कह लें कि मैथाइल्ड थी, वो थी तो गरीब घराने की, लेकिन उसके बावजूद, और हालांकि हमेशा गुर्बत में रही, लेकिन उसके बावजूद उसका एटीट्यूड जो था ना वो बड़ा अजीब सा था कि वो अपने घर को देखकर हमेशा नाखुश रहती थी, और मतलब अपनी गुर्बत को देखकर हमेशा डिस्ट्रेस रहती थी और गुस्से में रहती थी कि वो ऐसी क्यों है, गुस्से में रहती थी हमेशा कि वो है ना अमीर क्यों नहीं है, अमीर से उसका लाइफ स्टाइल क्यों नहीं। जाहिर सी बात है, आप मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास रहोगे ना, आप रिच थोड़ी बन सकते हो। बहरहाल द साइड ऑफ द लिटिल ब्रेंटन, अच्छा अब द साइड ऑफ द लिटिल ब्रेंटन गर्ल, अब इसे घर में एक नौकरानी आती थी लड़की काम करने के लिए, ब्रेंटन गर्ल। ब्रेंटन बेसिकली कहते हैं जो लोग ब्रेंट से, ब्रेंटन नामी जगह से बिलोंग करते हैं उनको ब्रेंटन कहते हैं। तो इसके घर में एक नौकरानी आती थी, ब्रेंटन गर्ल कहा गया उसको, हु डिड हर हाउस वर्क, जैसे घर के काम करती थी, फिल्ड हर विद टेरिबल रिग्रेट, और ये उसको देखकर ना इसको और टेरिबल रिग्रेट, बड़ा उसको गुस्सा आता था, बड़ी है ना कह लें कि रिग्रेट होती थी, बड़ी है ना पछताती थी, एंड होपलेस फैंटेसीज, और ये है ना मज़ीद ज़्यादा जो ना कहते हैं ना होपलेस, यानी कि बड़ी मायूस कुन इसकी फैंटेसीज होती थी, ख्वाबों को भी सोचती थी, तो सोचती थी यार क्या ख्वाब देखना अमीरों के, सही ना। शी ड्रीम्ड ऑफ साइलेंट लॉबीज, अच्छा ख्वाब में क्या था इसके, थी गरीब लेकिन ड्रीम क्या करती थी, साइलेंट लॉबीज हंग विद ओरिएंटल वॉल हैंगिंग, खूबसूरत दीवारें हों, साइलेंट लॉबीज हों, बड़े बड़े कह लें कि हॉल्स वाले घर में रहे ये, लिट फ्रॉम अबव बाय टॉर्च इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कहते हैं इमेजेस को ना, यानी कि देखो ना नॉर्मली जो बड़े बड़े बंगले होते हैं उनके घरों के बाहर लाइट्स लगी हुई होती हैं, सही ना, टॉर्च लगी हुई होती हैं, टॉर्च लाइट्स लगी हुई होती हैं, शेडो बन रहा होता है वॉल्स के ऊपर, वाइल टू टॉल फुटमैन इन नीज लेंथ, और कहा यह जा रहा है कि ये कहती थी कि मतलब इसका ड्रीम ऐसा था कि है ना दो बड़े बड़े जो फुटमैन होंगे ना वो इसके सामने जो है ना हर वक्त सर झुका के बैठे रहें, सही ना, इसके आगे पीछे चलें, और लिखा हुआ है नैप्ड इन ह्यूज आर्म चेयर्स, नैप का मतलब होता है स्लीप करना, शॉर्ट नैप जिसे कहते हैं आप लोग, खूबसूरत सी आर्म चेयर पे सोया करे ये, स्लीपी फ्रॉम द स्टूव ऑपरेसिव्स अ वार्मथ,
और कहा जाता है इसके सामने खूबसूरत सा स्टूव चल रहा हो जो सर्दियों के अंदर खूबसूरत किस्म की गर्म किस्म का उसने माहौल क्रिएट किया हुआ हो। शी ड्रीम्ड ऑफ वास्ट लिविंग रूम्स फर्निश्ड इन रेयर ओल्ड सिल्क, और इसको ख्वाब ये था कि है ना एक बड़ा सा इसका घर हो, बड़ा सा कमरा हो, फर्निश्ड किस्म का, सही है, रेयर ओल्ड सिल्क, और बड़े खूबसूरत से किस्म के सिल्क के इसके है ना कह लें उस पर कुशन वगैरह रखे हुए हों, फिर एलिगेंट फर्नीचर, बड़ा खूबसूरत सा फर्नीचर और लोडेड विथ प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स, और बड़े खूबसूरत उस पर हीरे मोती जो है ना जवाहरात लगे हुए हों। इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, है ना, और छोटे रूम भी बड़े खूबसूरत से हों, परफ्यूम रखे हुए हों, सही है, मेड फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स फेमस, बड़े मशहूर और बड़े चम फ्रेंड्स के साथ इसकी गपशप लगे शाम के अंदर। सॉर्ट आफ्टर मैन, और कहते हैं कि लोग जो है ना इससे मिलने के लिए तरसें, इसे तलाश करें। हु ऑल वीमेन इनवाई ग्रीड एंड डिज़ायर, यानी कि चाहती थी कि है ना लोग खुद बढ़कर इससे बात करें, लोग इसको जो है ना पसंद करें, लोग इससे जो है ना बात करने के लिए, मिलने के लिए तरसें, ठीक है ना। मतलब इसके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे ना, मतलब बिलोंग करती थी एक मिडिल क्लास से, लेकिन ख्वाब इसके बड़े हाई फाई किस्म के थे। खैर, अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, देखें जी, अब मेन कहानी शुरू हो रही है। When she sat down to dinner at a round table covered with a 3-day-old cloth opposite her husband, who lifted the lid of the soap, shouted excitedly। अब होता क्या, देखें जी, कहानी स्टार्ट हो रही है। कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है? When she sat down to dinner, अब ये बैठी हुई अपने शौहर के साथ डिनर कर रही है। एट अ राउंड टेबल, छोटी सी गोल टेबल है, कवर्ड विद अ 3-day-old cloth, और कहा जा रहा है कि कह लें कि इसके अपने कपड़े भी थोड़े बोसीदा से हैं, टेबल कवर भी थोड़ा पुराना सा है, अपने हस्बैंड के ओपोजिट सामने बैठी हुई है। हु लिफ्टेड द लिड ऑफ द सोप, और कहा यह जाता है कि ये जल्दी से जो है ना जो सूप रखा हुआ होता है वो खोलता है बर्तन से। शाउटेड एक्साइटेडली, और चिल्लाकर कहता है कि वाह बीफ स्ट्यू, अरे वाह तुमने आज जो है ना बीफ का सूप बनाया, स्ट्यू बनाया, इस तरह की चीज़ें। What could be better? अरे वाह, she dreamed of fine dinners। तो जो शौहर है वो तो बेचारा शुक्रगुजार है कि what could be better, अरे वाह इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, आज तो हम जो है ना बीफ स्ट्यू खाएंगे, पिएंगे, जो भी है whatever। She dreamed of fine dinner। अच्छा, वो जो खातून है, जो इसकी वाइफ है, शौहर तो बेचारा कह लें कि सूप के ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, लेकिन जो मैम लॉयजल है, जो मिसेस लॉयजल है, जो मैथाइल्ड है, कहने शी ड्रीम्ड ऑफ फाइन डिनर्स, वो ख्वाबों में खोई हुई हो कि हम कोई टिक्के खाएं, हम कोई ब्रोस्ट खाएं, कोई बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा कह लें कि अच्छा वाला डिनर हो, ऑफ शाइनिंग सिल्वर वेयर, और बड़े खूबसूरत किस्म के बर्तन हो, टैपेस्ट्रीज यानी एम्ब्रॉयडरी वाले, सही ना, विच पीपल द वॉल्स विथ फिगर्स फ्रॉम अनदर टाइम एंड स्ट्रेंज बर्ड्स इन फेयरी फॉरेस्ट, और कहते हैं बड़ा खूबसूरत सी दीवारें हों, उन पर पेंटिंग बनी हुई हो, और परिंदे बने हुए हों, और दरख्त बने हुए हों। She dreamed of delicious dishes served on wonderful plates, और ये ख्वाब देख रही है कि काश ऐसा होता, खूबसूरत सा डिलीशियस डिशेस होती हैं, अब बड़े मज़ेदार किस्म खाने होते और बड़ी खूबसूरत प्लेट्स में सर्व किए जा रहे होते। और विस्पर्ड गैलेंट्रीज, यानी कि कह रहे हैं ऑफ विस्पर्ड गैलेंट्रीज, यानी कि गैलेंट्रीज बेसिकली हीरोइज्म्स को कहा जाता है। लिसन टू विद एन इंस्क्रूटेबल या इंस्क्रूटेबल यानी अनरीडेबल स्माइल एज वन एट द पिंक फ्लैश ऑफ अ ट्रोट। ट्रॉट बेसिकली बड़ी मशहूर और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश होती है। और द विंग्स ऑफ अ क्वेल, क्वेल से मुराद एक परिंदा है बेसिकली, जैसे ये होता है ना कि जो परिंदे खाए जाते हैं तो क्वेल कहा जाता है उसको। तो सेंस क्या बताने का कि ये अब ये ख्वाब देख रही है कि यार ऐसा हो, ऐसी प्लेट्स हों, ऐसा खाना हो, मुतंजन हो, है ना, और जो है ना हम मतलब बड़े एटीट्यूड में बैठे खाना खाएं, पिंक फ्लैश खाएं, और है ना ट्रॉट फिश खाएं हम, और विंग्स ऑफ क्वेल खाएं हम। मतलब इसके दिमाग बड़े आसमानों पे उड़ रहे हैं, लेकिन सामने एक मामूली सा कह लें कि बीफ स्ट्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको हमने सिर्फ ख्वाब बता दिया कि ख्वाब क्या है इसके। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या लिखते हैं, शी हैड नो ड्रेसेस। अब बज़ाहिर जाहिर सी बात है गरीब ख़ानदान की तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके पास। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड। और देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि औरत होने के नाते, ख़ातून होने के नाते इसको सबसे ज़्यादा ये आर्टिफिशियल चीज़ों की ही जो है ना इसको मोहब्बत है।
कि इसके पास ड्रेसेस हो, ज्वेलरी हो, घर बड़ा लग्जरियस सा हो, अमीर अमीर लोगों में बैठे जाके अमीरों में उठना बैठना हो, मतलब इसके ख्यालात बड़े हाई फाई किस्म के, ऊंचे किस्म के, लेकिन है बेचारी गरीब सी। शी फेल्ट शी वॉज मेड फॉर देम अलोन। शी फेल्ट, इसे ऐसा लगता था, शी वॉज मेड फॉर देम अलोन, और क्या इसको लगता था कि शायद इस सारी ज्वेलरी के लिए, ड्रेसेस के लिए वो अकेली ही बनाई गई है दुनिया में, इसको ये सब कुछ चाहिए। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, और ये चाहती थी कि बस मैं चार्मिंग दिखूं और मुझ पर बहुत कुछ हो मेरे पास ना, टू बी इन्वाइट, और मैं ऐसे दिखूं कि लोग मुझसे जेलिस फील करें, टू बी डिज़ायर्ड, लोग मुझसे मिलना चाहें, सॉट आफ्टर, मुझे तलाश करें, मतलब ये चाहती थी कि दुनिया मुझे वैल्यू दे। शी हैड अ रिच फ्रेंड, और इसकी एक दोस्त भी थी जिसका हमने नाम करेक्टर से भी डिस्कस किया है, जिनका नाम हमने आपको बताया है कि उनका नाम था मैम फॉरेस्टियर, सही है ना, या मैडम फॉरेस्टियर कह लें आप उनको, ठीक है। तो कह रहे अ फॉर्मर स्कूल मेट एट द, फिर कह रहे whom she no longer wanted to visit because she suffered so much when she came home. For whole days afterwards she would weep with sorrow, regret, despair and misery. कहा जा रहा है कि इसकी एक बड़ी बेहतरीन दोस्त थी, शायद ये मेरे ख्याल से मैडम फॉरेस्टियर की बात नहीं हो रही, ये उसकी अपनी क्लासमेट की बात हो रही है जो इसकी बचपन की दोस्त थी। कह रहे शी हैड अ रिच फ्रेंड, एक इसकी बड़ी अमीर दोस्त थी, फॉर्मर स्कूल फ्रेंड, फॉर्मर से मुराद पुरानी, whom she no longer wanted to visit, जिससे अब ये मिलना नहीं चाहती है, because she had suffered so much when she came home. अब होता क्या था, जब अमीर वाली दोस्त जब इसे घर पे आती थी तो इसको बड़ी शर्मिंदगी होती थी। फॉर होल डेज आफ्टरवर्ड, इसके जाने के बाद, यानी उस अमीर दोस्त के घर जाने के बाद, शी वुड वीप विथ सॉरो, वो रोया करती थी अपने घर में बैठ के कि यार हमारा घर इतना सा है, हम गरीब लोग हैं, खाने को नहीं होता, पीने को नहीं होता, कोई मेहमान आ जाए, और ये अपने आप को रिग्रेट करती थी, डेस्पियर, मायूस होती थी, और मिजरी और अपनी बेचारगी पे रोया करती थी, है ना। खैर, ये तो हो गई पुरानी बात है। अब मुद्दा स्टार्ट हो रहा है, कहानी स्टार्ट हो रही है, और कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इसका हस्बैंड इसके लिए एक इनविटेशन लेके आ रहा है, क्योंकि इसका हस्बैंड जानता है, जो मिस्टर लॉयजल है वो जानते हैं कि इनकी वाइफ जो है उसको अमीर लोगों में जाना, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, इसको बड़ा इसका शौक़ है ना। तो कह रहे वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम, एक शाम इसका शौहर घर आता है, विद एन एयर ऑफ ट्रम्प, और बड़ा एक कहते हैं ना कि जज्बाती अंदाज में, खुशी वाले अंदाज में, जैसे कोई मैच जीत के आ जाता है, कोई ट्रम्प जीत के आ जाता है, होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, और इसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप होता है, सही है ना, ये लेके आता है खुशी खुशी अपने घर, और आते कहता है लुक, अपनी वाइफ से कहता है इधर बात सुनो, ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, कहता देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो इसकी वाइफ जो है ना वो इन्वेलप इसके हाथ से लेती है, और लिखा हुआ शी टोर ओपन द पेपर, वो उसको क्या करती है, एनवेलप को फाड़ती है, उसमें से पेपर निकालती है, एंड ड्रू आउट अ कार्ड, और एक कार्ड निकालती है, जाहिर बात इन्विटेशन कार्ड था वो, ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, उस पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे कि इन्विटेशन था, वो अल्फाज क्या थे देखें, अल्फाज ये थे उस कार्ड पे जो लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैम जॉर्ज रैम्पन्यूज, या रैम्पोनियस करके कह लें इसको, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री, यानी मिस्टर एंड मिसेज जॉर्ज के तरफ से इनविटेशन आया। अब ये मिस्टर जॉर्ज बेसिकली कौन है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेड हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन समझ लें आप इनको ना। तो इनविटेशन में लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और उनकी जो वाइफ हैं वो रिक्वेस्ट कर रही हैं द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल कंपनी एट द मिनिस्ट्री, कि आप हमारे मिनिस्ट्री आएँ, हमारे घर आएँ, ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18, यानी मंडे वाले दिन जनवरी 18 को डेट बताइए, इन्विटेशन आया कि भाई आपने आना है। कह रहे अब ये इनविटेशन तो देख लिया, अब जाहिर सी बात है मैम लॉयजल चाहती तो यही थी कि वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाएं, बड़े बड़े अमीर लोगों के अंदर दरमियान जाके बैठें, लेकिन लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, बजाय इसके कि वो खुश होती हैं, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उनका हस्बैंड भी यही उम्मीद कर रहा था कि बीवी उनका देख के जो है ना कि इनविटेशन आया और हम जो है ना बड़ी पार्टी में जाएंगे तो शायद खुश होती। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, उसने क्या करा, इनकी वाइफ ने वो एनवेलप लिया और ऐसे साइड में फेंक दिया, एंड मटर्ड, और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी। तो इनके शौहर ने पूछा भाई व्हाट डू यू वांट मी टू डू, सॉरी इन्होंने मटरिंग की, यानी कि मैम लॉयजल ने खुद से अपने आप ज़बान से कुछ अल्फाज कहे, और वो क्या अल्फाज थे, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, क्या करूं मैं इस इनविटेशन का, क्या करूं इस लिफाफे का, उन्होंने उठा के साइड में फेंक दिया। तो शौहर कहता है माय डियर
आई थॉट यू वुड बी प्लीज्ड, मुझे लगा कि तुम्हें खुशी होगी। यू नेवर गो आउट, काफ़ी दिन हो गए तुम बाहर नहीं गई, एंड इट विल बी सच अ लवली ओकेजन, और इतना ज़बरदस्त ओकेजन है ये तो। आई हैड ओफुल ट्रबल गेटिंग इट, आई हैड ओफुल ट्रबल गेटिंग इट, और मैं तो यही परेशान हूँ कि हमें ये इन्विटेशन मिल कैसे गया, क्योंकि हम तो एक छोटे से क्लर्क हैं। एवरी वन वॉन्ट्स टू गो, हर बंदा वहाँ जानना चाहता है। इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, लेकिन पता है बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया, एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशंस टू क्लर्क। और कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा क्लर्क्स को इनविटेशन मिला भी नहीं है, बड़े सिलेक्टेड लोगों को मिला है। द होल मिनिस्ट्री विल बी देयर, और तुम्हें पता है बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज़ के लोग, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, और हर क्लर्क को एडमिशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, बल्कि कुछ लोगों को इन्वाइट किया गया। तो लिखा हुआ शी स्टेयर्ड एट हिम एंग्रीली। अब जो मिसेस लॉयजल हैं वो अपने हस्बैंड की बात सुनकर गुस्से से उनको घूर रही होती हैं, एंड सैड इम्पेशेंटली, और बेसब्रों की तरह जवाब देती हैं। कहती हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ़ आई गो, तुम्हें क्या लगता है क्या पहनूं मैं, है अगर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे तो मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो इनका शौहर कहता है ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, कहता है ओ ये तो मैंने सोचा नहीं। ही स्टैमर्ड, यानी अपने आप से एकदम से ये बयान करता है कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं। और फिर एकदम ख्याल आता है इसके हस्बैंड को कि वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तुम वो वाला ड्रेस क्यों नहीं पहनती जो तुम थिएटर पहन के गई थी। इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, और कहता है कि यार मैंने देखा है वो ड्रेस तो बड़ा अच्छा था, सही ना, मुझे बड़ा पसंद भी था। ही स्टॉप्ड स्टर्न्ड डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग। अब हुआ क्या, अब शौहर ने बेचारे ने इतना अच्छा मशवरा दिया कि भाई तुम वो वाला जो है ना क्यों ड्रेस नहीं पहनती जो तुम जो है ना थिएटर पहने गई थी, इतना अच्छा तो लगता है। तो जब उन्होंने ये कहा तो लिखा हुआ ही स्टॉप्ड स्टर्न्ड डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग। अब बेचारा वो एकदम चुप हो जाता है, स्टर्न हैरान हो जाता है, डिस्ट्रेस परेशान हो जाता है, टू सी हिज वाइफ क्राइंग, कि वो देखता है कि यार उसकी वाइफ तो रोना शुरू हो गई। Two large tears ran slowly from the corner of her eyes towards the corner of her mouth, और कहा जाता है देखते देखते दो आंसू जो है मोटे मोटे से निकलना शुरू हो जाते हैं। He stuttered, यानी ही हेजिटेटेड, वो बेचारा बड़ा परेशान होता है कि यार ऐसा क्या कह दिया मैंने कि अल्लाह माफ़ करे ये रोना शुरू हो गई। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, शौहर कहता है भाई क्या मसला हो गया है एक तो इनविटेशन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए मैं इतनी अच्छी पार्टी का, सही है ना, कि तुम चलोगी इंजॉय करोगी, तुम्हें मज़ा आएगा, अच्छे बड़े लोगों में बैठोगी जाके, सही है ना, और ड्रेस का भी ऐसा कोई मसला नहीं, तुमने लास्ट टाइम थिएटर में इतना अच्छा ड्रेस पहना होता वही वाला पहन लो। तो शौहर बेचारा जो है ना इसके रोने की वजह पूछता है, कहता भाई व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है, क्यों रो रही हो। विद ग्रेट एफर्ट शी ओवरकम हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन अ काम वॉइस। अब मिसेस लॉयजल जो है वो बड़ा है ना अपने आप को थोड़ा है ना ऐसे रो रही होती हैं, बड़ा नौटंकी ड्रामेबाजी ना, और बड़े गम से निकल के और वो जवाब देती हैं बड़ी हल्की आवाज़ के अंदर, एज शी वाइप्ड हर वेट चीक्स, और अपने गालों को साफ करते हुए जो है ना जवाब देती हैं, कहती हैं नथिंग, कुछ नहीं हुआ, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मैं तो बस इसलिए रो रही हूँ मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं, एंड सो आई कैन नॉट गो टू दिस पार्टी, और जाहिर सी बात है अब इतने अच्छे कपड़े, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री की पार्टी, इतने अमीर अमीर लोग आएंगे तो क्या मैं पुराने कपड़े पहन के जाऊँगी, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। गिव योर इन्विटेशन टू अ फ्रेंड हुज वाइफ हैज़ बेटर क्लोथ देन आई डू, कहती है तुम एक काम करो अपने किसी दोस्त को ये इनविटेशन कार्ड दे दो और वो हमारी तरफ से वो लोग चले जाएं, जिसके ऐसे दोस्त को दे दो जो थोड़ा अमीर हो और उसके है ना वाइफ के पास अच्छे कपड़े हो, कम से कम मुझसे तो अच्छे कपड़े हों। तो शौहर जो है बेचारा लिखा हुआ ही वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट से मुराद ही वॉज अपसेट, वो बेचारा परेशान होता है कि यार ये अजब मुसीबत है। बट ट्राइड अगेन, वो फिर अपनी वाइफ को थोड़ा समझाता है, कहता है लेट्स सी मेथाइल्ड, कहता है चलो बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेथाइल्ड इसकी वाइफ है, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है शौहर ने बोला चलो यार इसके पास कपड़े नहीं है तो चलो कपड़े की कॉस्ट पूछते हैं, कितने कपड़े चाहिए क्या है देखते हैं। हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, कि तुम्हारे ख्याल में एक अच्छा ड्रेस लेने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। वन विच यू कुड यूज़ अगेन ऑन अदर ओकेजन, ऐसा ड्रेस जो कि तुम बाद में फिर से इस्तेमाल कर सको, एक अच्छा सा ड्रेस, समथिंग वेरी सिंपल। तो कहता है कि बताओ कि कोई ड्रेस तुम्हारी नज़र में हो अच्छा सा और उसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है तुम्हारे ख्याल के अंदर। अब यहाँ पे देखें एक बड़ी लॉजिकल बात बता रहे हैं हम आपको, जो मिसेस लॉयजल हैं जो ये सारी जो है नौटंकी कर रही हैं, रोना धोना कर रही हैं, असल में इन्हें कपड़े चाहिए, तो
अब ये शौहर ने पूछा कि भाई बताओ तुम्हें कितनी कॉस्ट चाहिए। हालांकि ऑफिशियली तो इसको बोलना चाहिए था कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, आप मार्केट चलें दिलाएं, जो कॉस्ट होगी ना वो आप दे दीजिएगा। लेकिन असल में इसको पहले से मालूम था मिसेस लॉयजल को कि इसके हस्बैंड के पास 400 फ्रांसिस वो पहले से इसके पास जमा हुए हुए इतने छुपा के रखे हुए। यानी कि उसको पहले से इल्म था कि इसके हस्बैंड के पास 400 फ्रांसिस मौजूद हैं, जो कि घर के खर्चे के अलावा इसने साइड में जमा करके रखे हुए। सही ना। तो होता क्या है, अब जब शौहर ने पूछा बताओ भाई कॉस्ट कितनी है, तो लिखा हुआ शी थॉट फॉर अ मोमेंट। अब कुछ देर तो ये सोचती है कि क्या बोलूं, कंप्यूटिंग द कॉस्ट, और अपना बड़ा हिसाब किताब लगाती है सोच समझ के कि यार मैं इतने पैसे मांगू जितने इसके पास हैं मुझे पता है। एंड ऑल्सो वंडरिंग वट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और मैं अपने शौहर से कितने पैसे मांगूं कि मुझे बिना इनकार के मिल भी जाए। एंड एन अलार्म्ड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द थ्रिफ्टी से मुराद, यानी वो ये सोच रही है कि यार अब मैं अपने शौहर से, जो कि कहता है थ्रिफ्टी से मुराद थ्रिफ्टी क्लर्क, थ्रिफ्टी से मुराद इकोनॉमिकल, ऑर्डिनरी, पुअर, बेचारा गरीब सा तो शौहर है मेरा। तो अब वो सोच रही है कि मैं कितने पैसे मांगूं कि मिल भी जाए, इनकार भी ना हो, और इसके बाद मौजूद भी हैं। तो ये एकदम सारा घुमा फिरा के कहती है एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, यानी कि थोड़ा सोचने के बाद हेजिटेट होते हुए जवाब देती है। कहती है आई डोंट नो एग्जैक्टली तो नहीं बता मुझे, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांसिस। मेरे ख्याल से 400 रुपये में काम चल जाएगा। अब आप गौर करें 400 रुपये ही बोले इसने। अच्छा, जो फ्रांसिस का वर्ड है ये इनका करेंसी नेम है, सही ना। फ्रांसिस जैसे डॉलर्स होते हैं, जैसे रुपीज़ होते हैं, ऐसे फ्रांसिस भी होते हैं, करेंसी नेम बेसिकली। तो आप देखें जानबूझकर इसने वो अमाउंट दिया जो इसको पता था इसके हस्बैंड के पास 400 फ्रांसिस पहले से जमा हुए हैं, इसने वही मांगे। अब जैसे ही बीवी ने, यानी इसकी वाइफ ने, मिस्टर लॉयजल की वाइफ ने, मैथाइल ने, जैसे 400 फ्रांसिस का, तो अब शौहर का रिएक्शन क्या है, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, बेचारा थोड़ा सा मुरझा जाता है, इसका चेहरा मुरझा जाता है, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन। जो मिस्टर लॉयजल थे वो काफ़ी ज़माने से वो ये पैसे जमा कर रहे थे, किस लिए, एक गन ख़रीदने के लिए। और गन किस लिए, ट्रीट हिमसेल्फ टू अ हंटिंग ट्रिप, क्योंकि असल में इनके दोस्त वगैरह जो थे ना वो शिकार पे जाया करते थे, उन सब के पास तो अपनी जो है ना गन्स वगैरह थी, और जो मिस्टर लॉयजल थे इनके पास जो है ना वो हंटिंग गन मौजूद नहीं थी। तो ये इनको बड़ा शौक था हंटिंग का कि मैं भी जाऊं, मैं भी शिकार करूं। तो ये भी काफ़ी टाइम से बेचारे पैसे जमा कर रहे थे अपनी गन ख़रीदने के लिए, जिसकी भनक इनकी बेगम को पड़ गई थी, और उसने पहले से प्लान बनाया हुआ था किसी न किसी तरीके से वो 400 फ्रांसिस निकलवाने। बहरहाल तो बेचारे का चेहरा मुरझा जाता है और ये सोचता है कि यार ये तो मैंने पैसे अपने गन के लिए ख़रीदे थे कि समर सीज़न में हम जाएंगे शिकार के लिए। फिर लिखा हुआ इन द कंट्री नियर नेंटर, यानी कि इन्होंने शिकार करने जाते थे अपने मुल्क के, इनके कंट्री के करीब एक जगह थी नेंटर करके ना। तो कह रहे विद अ फ्यू फ्रेंड्स हु वेंट लाग शूटिंग देयर ऑन संडे। इनके अक्सर दोस्त जो होते हैं ना वो संडे को जाते थे। लाग शूटिंग से मुराद ऐसी हड़ाउड़ी करने, तफरी करने, मस्तियाँ करने, शूटिंग पे जाया करते। सबके पास अपनी अपनी गन्स थी। मिस्टर लॉयजल के पास नहीं थी, बेचारे पैसे जमा करे थे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इनकी वाइफ ने इनसे वो पैसे मांग लिए। हाउएवर ही सेड, लेकिन उसके बावजूद बेचारा जो है उसने अपनी जो है ना ख्वाहिश को तर्क किया कि चलो छोड़ो यार, गन वन तो बाद में ले लेंगे, ठीक है ना, पहले इसका मूड ठीक करें। तो कह रहे हाउएवर ही सेड, फिर इसने जवाब में क्या कहा, इसने कहा वेरी वेल, ठीक है, आई कैन गिव यू 400 फ्रांसिस, मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस देता हूँ, बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि अच्छा ड्रेस खरीदो, मैं तुम्हें अपने सारे जमा हुए पैसे दे रहा हूँ। अब क्या होता है भाई, अब पैसे भी दे दिए, द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर। अब हो क्या रहा है भाई, अब भाई जब पैसे दे दिए तो फिर तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि भाई पैसे मिल गए, आपने ड्रेस भी ऑर्डर कर दिया। अब द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर, अब जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आ रहा है, मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, अभी भी उनका मुंह जो है ना वो सड़ा हुआ है, सैड हुआ है, रेस्टलेस हुई हुई है, बेचैन सी हैं, एंग्शियस, परेशान, हड़ाउड़ी में लगी हुई हैं। हर ड्रेस वॉज रेडी, यहाँ तक कि उनका ड्रेस भी सिल के आ गया, ख़रीद लिया, सिल के आ गया, सब कुछ बेहतरीन हो गया। हाउएवर वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, सब कुछ मिलने के बावजूद इनका मूड ठीक नहीं है।
ये रेस्टलेस हैं, परेशान हैं, उदास हैं। तो एक दिन शाम में इनका हस्बैंड इनसे पूछता है, मिस्टर लॉयजल पूछते हैं, कहते हैं भाई व्हाट्स द मैटर, अब क्या मसला है? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days, 3 दिन से देख रहा हूँ मैं तुम्हारा जो है ना मूड ही ठीक नहीं है, पैसे भी दे दिए, ड्रेस भी बनवा दिया, अब क्या मसला है? अब मसला वही है, ड्रेस तो मिल गया, वही पुरानी कहानी। शी रिप्लाइड आई एम अपसेट दैट आई हैव नो जेवल्स, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी तो है नहीं है, सूट तो दिला दिया लेकिन अब ज्वेलरी कहाँ से लाएं? नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर, मेरे पास तो कोई पत्थर का हार भी नहीं है पहनने के लिए। आई विल लुक चीप, मैं अगर अच्छा ड्रेस पहन के जाऊंगी लेकिन ज्वेलरी कोई अच्छी नहीं होगी तो मैं तो बड़ी चीप लगूंगी, बड़ी बेकार लगूंगी, बड़ी गरीब सी लगूंगी। आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट टू गो टू द पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए, यानी बस इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं ना। तो शौहर बेचारा कहता है यू कुड वेयर फ्लावर्स, कहता है तुम एक काम करो ना, अगर तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है तो फ्लावर्स ले लो, फूल वगैरह जो होते हैं, सही ना, वो हाथों में पहन लो, गले में पहन लो। दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, और वैसे भी आज के दौर में तो ये हार जो है ना, फूल वाले हार पहनना ये तो बड़ा कॉमन सा हो गया। फॉर 10 francs यू कुड गेट 2 or 3 मैग्निफिसेंट रोजेज, 10 या 20 रुपए के अंदर, सही ना, बल्कि 10 फ्रांसिस के अंदर तुम बेहतरीन 2 से 3 अच्छे खूबसूरत किस्म के जो है ना रोजेस खरीद सकती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन जाहिर सी बात है उसका तो माइंड बना हुआ था कि नया सूट है तो नई ज्वेलरी भी होनी चाहिए, आला ज्वेलरी होनी चाहिए। वो कन्विंस नहीं होती, बहरहाल नहीं मानती। और जवाब में क्या लिखती है, कहती है नो देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन लुकिंग पुअर इन द मिडिल ऑफ अ लॉट ऑफ रिच वीमेन। आपको क्या लगता है कि मैं ना अमीर अमीर खवातीन के बीच में जाके जो है ना अपनी बेइज्जती कराऊं, अपने आप को ह्यूमिलेट कराऊं, गरीब दिखूं? तो फिर शौहर को भी गुस्सा आता है, वो कहता है हाउ स्टूपिड यू आर, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। हर हस्बैंड क्राइड, चिल्ला कर कहता वो, गो एंड सी योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। अब वो इसको, अब जाहिर सी बात है इसको भी पता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, इसकी वाइफ को भी पता है कि अब ज़्यादा नौटंकी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि अब अगले बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो वो देगा भी नहीं। तो अब इतने में क्या होता है, जो मिस्टर लॉयजल थे उनके दिमाग में ख्याल आता है कि यार इसकी एक अमीर दोस्त है मेरी वाइफ की ना, जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर। तो ये उससे कहता है, अपनी वाइफ से कहता है गो एंड सी योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ जाके अपनी दोस्त से मिलो मैडम फॉरेस्टियर से, आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेल्स, और उससे मांगो जाके, कहना उसे वो तुम्हें कोई अच्छी सी ज्वेलरी दे दे, इतनी अमीर बंदी है वो, उसके पास अच्छी चीज़ें होंगी। यू नो हर वेल इनफ फॉर दैट, और तुम जानती भी हो वो तुम पे भरोसा भी करती है और तुम्हें अपनी चीज़ दे भी देगी। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। अब मज़े की बात यह है, ये वाली बात सुनकर ये एकदम खुश हो जाती है कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो पहले ही चले जाना चाहिए था उनके पास। खैर, द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले दिन सुबह ही पहुंच जाती है अपनी दोस्त के घर पे, एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और जाकर उसको अपनी मायूसी का दुखड़ा रोती हैं कि भाई एक बड़ी पार्टी में जाना है, अमीरों के दरमियान जाना है, बड़े बड़े लोग आएंगे, ड्रेस तो मेरे पास बड़ा बेहतरीन है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, सही है ना। तो मैडम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब जो होती है ना, जो वार्डरोब होती है यानी कि जो शीशे नुमा अलमारी होती है जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं, अमीर लोग रखते हैं, वो वहाँ जाती हैं। मिरर्ड वार्डरोब होता है, तो वहाँ को उसको वो खोलती हैं। टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, और बड़ा डब्बा निकाल के लाती हैं वहाँ से, ब्रॉड इट बैक, ओपनड इट एंड सेड टू मैडम लॉयजल, डब्बा लेके आती हैं, इसके सामने खोल के रख देती हैं और इससे कहती हैं चूज़ माई डियर, कहती हैं चलो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है इसमें से अपनी मर्जी की ज्वेलरी चूज़ कर लो। फर्स्ट शी सॉ सम ब्रेसलेट, पहले तो ये उठाती है कुछ ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस, और फिर है ना पत्थरों वाला नेकलेस उठाती है, देन अ गोल्ड वैनिटियन क्रॉस, अलग किस्म के गोल्डन टाइप के कोई ऑर्नामेंट्स उठाती है, सेट विथ प्रीशियस स्टोन्स, में बड़े खूबसूरत फूल कहने पत्थर लगे हुए थे, ऑफ कहते हैं कि प्रीशियस स्टोन्स, और फिर लिखा हुआ है ऑफ एक्सक्यूजिटिव क्राफ्ट्समैनशिप, और बड़े खूबसूरत किस्म के हाथों से जो है ना काम हुए हुई चीज़ें उठाती हैं ये। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, हर ज्वेलरी को अपने ऊपर लगा के यानी पहन के देखती हैं, हेजिटेटेड, परेशान भी हैं क्योंकि ऐसे वो तो उधार का माल है।
कुड नॉट बेयर टू पार्ट विद देम, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी इनको पसंद नहीं आ रहा होता। टू गिव देम बैक, वापस दिए जा रही थी। शी केप्ट आस्किंग, और पूछती जा रही होती हैं, यू हैव नथिंग एल्स, कोई और नहीं है आपके पास, कोई और नहीं है आपके पास। तो मैम लॉयजल कहती हैं, वाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, हाँ हाँ और भी चीज़ें हैं मेरे पास, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी। खैर, तो सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, और फिर अचानक से क्या होता है, शी डिस्कवर्ड, जो मैडम फ्रॉस्टेड थी वो एक डब्बा निकालती हैं, ब्लैक सैटिन बॉक्स निकालती हैं और इसके सामने रखती हैं, अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। और जब ये डब्बा खोल के देखती है तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस होता है। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर, और एकदम ये वो डायमंड का नेकलेस देखकर इसका दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, और इसको बड़ी हैरानगी से देख रही होती है कि यार डायमंड नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, और जैसे ही ये उसको अपने हाथ में उठाती है डायमंड नेकलेस के, तो इसके हाथ कपकपा रहे होते हैं। शी फैसेंड इट अराउंड हर नेक, अपने गले में पहनकर देखती है। ओवर हर हाई नेक्ड ड्रेस, और लंबी सी गर्दन पे जब ये पहन के देखती है कि यार मेरा इतना खूबसूरत सा ड्रेस होगा और मैं ना ये पहनूंगी। एंड स्टूड लॉस्ट इन स्कैसिटी एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, और कहा जाता है स्टूड लॉस्ट इन स्कैसिटी, एकदम गुमान में खो जाती है ये, एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, अपने आप को देख के बिल्कुल दीवानी सी बावली सी हो जाती है। देन शी आज एंशियसली हेजिटेटिंग, और बड़ा घबराते हुए, बड़ा हेजिटेट होते हुए पूछती है, वुड यू लैंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या मैडम फॉरेस्टियर, क्या आप मुझे ये वाला, सिर्फ ये वाला हार दे देंगी। वाई यस ऑफ कोर्स, वो कहती है हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जाओ, ठीक है। She threw her arms around her friend's neck, और कहा जाता है कि she threw her arms around her friend's neck, और ये जो मिसेस लॉयजल थी गरीब वाली, ये उसके गले पड़ जाती हैं, embraced her rapturously, और बड़े ज़बरदस्त वार्म वेलकम अंदाज में उनको एकदम गले लगती हैं और शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं, आप जो है ना इतना कीमती अपना हार मुझे दे रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Then fled with her treasure, और फिर एकदम भाग जाती हैं ये अपना वो हार लेकर। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, अब क्या होता है भाई, पार्टी वाला दिन आता है। मैडम लॉयजल वॉज अ सक्सेस, और आप ये जानते हैं मैडम लॉयजल कामयाब हो गई जैसा वो दिखना चाहती थी। शी वॉज प्रीटियर देन ऑल अदर वीमेन, आज ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, एक तो चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, खूबसूरत भी थी, अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ था, और उसके अलावा एक है ना डायमंड का इन्होंने हार भी पहन लिया था। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, यानी फुल बेहतरीन एलिगेंट दिख रही थी। ग्रेस तो फूट फूट के नज़र आ रहा था, स्माइल कर रही थी, फुल ऑफ जॉय, और बड़ा अलग एटीट्यूड था इनका ना। ऑल द मैन स्टीयर्ड एट हर बंदा इनको पलट पलट के देख रहा था कि यार ये पर्सनैलिटी कौन है। आस्क हर नेम, हर कोई पूछ रहा था इनके बारे में, यार ये बंदी कौन है, इनका नाम क्या है। ट्राई टू बी इंट्रोड्यूस, और हर बंदा चाह रहा था कि इनसे आके बात करें, इनसे इंट्रोड्यूस हो। ऑल द कैबिनेट ऑफिशियल्स वांटेड टू वॉल्ट्स विद हर ऑफिशियल, बड़े से बड़ा अफसर इनसे मिलने की ख्वाहिश कर रहा था। द मिनिस्टर नोटिस हर, यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिनिस्टर था वो भी इनको देख रहा कि यार क्या बंदी आई है। शी डांस्ड वाइल्डली, और फिर आप जानते हैं पार्टी के अंदर इन्होंने खूब इंजॉय करा, खूब डांस किया इन्होंने, विथ पैशन, ड्रंक ऑन प्लेजर, और खूब इन्होंने ड्रिंक वगैरह करी और खूब पैशन के साथ, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी, और ये अपनी खूबसूरती के नशे में बिल्कुल पागल दीवानी सी हो गई थी। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, और बड़ी कामयाबी से बड़ा ग्लोरियस अंदाज के अंदर ये नाच रही थी। इन अ सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और ऐसा लगता है जैसे इनको दुनिया की सब खुशियाँ मिल गई। मेड ऑफ ऑल दिस रिस्पेक्ट, और ये सब कुछ, यानी जाहिर सी बात है इतनी इज्जत मिल रही थी इनको। ऑल दिस एडमिरेशन, ये सारी तारीफ़ें वगैरह। ऑल दीज अवेकन डिज़ायर, ये वो सारी वो ख्वाहिशात थी जो ये चाहती थी। ऑफ दैट सेंस ऑफ ट्रम्प दैट इज़ सो स्वीट टू अ वुमेंस हार्ट, और कहते हैं आज इनको लगता है जैसे इन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली है, और कहा जा रहा है कि दैट इज़ सो स्वीट टू अ वुमेंस हार्ट। और जाहिर सी बात है एक औरत के लिए यही सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनको शो ऑफ करना बड़ा पसंद होता है। तो होपफुली यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका बकिया पार्ट जो है सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।